हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण फतेहपुरिया, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, सोना देवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए प्रथम वर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का अपना टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा शासन किया जाए उसे लोकतंत्र कहते हैं। शासन व्यवस्थाएं कई प्रकार की प्रचलित है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शासन कौन सा है, इसके बारे में लंबे समय तक मतभेद रहा। पॉप नाम का विद्वान हैं जिन्होंने कहा है, शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है। अर्थात कौन सा शासन सही है, कौन सा शासन गलत है, इसके लिए मूर्ख लड़ते रहते हैं, लेकिन जिस शासन में सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, वही शासन सबसे अच्छा शासन माना जाता है। अभी तक अपन देखें पुराना इतिहास तो कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं, जैसे लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र। लेकिन ये सब शासन व्यवस्थाओं में वर्तमान समय में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाएं हैं वो केवल लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र ही है। इनमें से भी लोकतंत्र सबसे बेस्ट शासन व्यवस्था मानी जाती है। तो देखते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है या फिर जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में समस्त विश्व की जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं है। इसीलिए जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ये प्रत्यक्ष क्या है, प्रतिनिधियात्मक क्या है, इसको अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से बना है, और ये जो डेमोक्रेसी शब्द है अंग्रेजी भाषा का, ये ग्रीक भाषा के डेमोस क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शासन की शक्ति। अर्थात जब शासन की शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा प्रयुक्त की जाए तो उसे हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जहां जनता का शासन होता है। इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो जैसे अब्राहम लिंकन नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। यानी जनता शासन करती है, जनता के द्वारा यानी जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है और जनता के लिए ही शासन किया जाता है। तो जहां जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता को ही हर चीज में महत्व दिया जाता है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। एक और परिभाषा सीले नामक विद्वान ने दी है। इन्होंने कहा है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। यानी केवल कुछ व्यक्तियों का शासन ही नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को पार्टिसिपेशन मिलता है, हर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, हर व्यक्ति की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये है लोकतंत्र से तात्पर्य। अब अपन देखते हैं लोकतंत्रात्मक शासन के भेद। जहां कहीं पर भी लोकतंत्र होता है वहां दो प्रकार के शासन व्यवस्थाएं हो सकती है, या तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जब देश
जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेती है, जैसे कि नीतियों का निर्धारण करना, कानून का निर्माण करना, जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना, उन पर नियंत्रण रखना, ये सभी काम जब प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, जनता का हर व्यक्ति जब इन सब कार्यों में भागीदारी निभाता है तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उदाहरण बतौर देखें तो वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड का नाम आपने सुना होगा, कंट्री का। तो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन ऐसे हैं जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है। वैसे जहां कम जनसंख्या होती है, जो कम जनसंख्या वाले जो छोटे राज्य होते हैं, वहीं पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का प्रत्येक व्यक्ति शासन व्यवस्था में भाग लेता है। तो अगर कम जनसंख्या होगी तब तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि जब भी कोई डिसीजन लेना है तो जनता के प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जा सके। लेकिन यदि जनसंख्या ज्यादा होगी तो हर व्यक्ति से उसका निर्णय पूछा जाएगा, तो डिसीजन लेने में बहुत देरी हो जाती है। तो जहां बहुत कम जनसंख्या होती है वहीं पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रत्येक व्यक्ति को भागीदारी मिलती है। जनता का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाता है। इसका दूसरा भेद है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। इससे तात्पर्य ये है कि लोकतंत्र का वह रूप जब जनता शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी तो निभाती है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं निभाती। जैसे जिन राष्ट्रों में जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, एग्जाम्पल हम भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक डिसीजन लेना होगा और जनता के प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वह कभी भी संभव नहीं है इतनी सारी जनसंख्या के बीच में। तो जहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है वहां जनता पहले अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे इंडिया में होता है, चुनाव होते हैं, चुनाव में हम वोट देते हैं और वोट के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और फिर वो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में हमारी तरफ से हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार के डिसीजन लेते हैं, तो उसे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। तो जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, जनता जो है वो संविधान के द्वारा जो निर्धारित अवधि होती है उसके हिसाब से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि जो हैं उनसे मिलकर व्यवस्थापिका का निर्माण होता है और वहां पर सरकार को संचालित किया जाता है। तो उसे हम अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो चाहे प्रतिनिध्यात्मक, लोकतंत्र का मतलब ही है लोकतंत्र। लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन। तो जहां जनता का शासन होता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जहां कम जनसंख्या होती है वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव हो सकता है, लेकिन जहां अधिक जनसंख्या होती है वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं होता, अतः वहां पर अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र होता है। तो ये है लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद। अब अपन देखते हैं लोकतंत्रात्मक शासन के लक्षण या विशेषताएं, यानी ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसी क्या विशेषताएं होती है जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह शासन व्यवस्था लोकतंत्र है या नहीं है। तो कुछ विशेषताएं अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर ये सारी विशेषताएं आपको किसी भी शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लोकतंत्र है, और यदि ये विशेषताएं किसी शासन व्यवस्था में नहीं देखने को मिलती है तो अपने आप ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्रात्मक शासन के लक्षण या विशेषताएं। पहली विशेषता है लोक प्रभुता में विश्वास। लोकतंत्र जो कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना पर आधारित होता है। यहाँ पर लोक प्रभुता यानी कि जनता, लोक का मतलब जनता, प्रभुता का मतलब संप्रभुता, सर्वोच्चता। तो लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता में विश्वास होता है।
कोई एक व्यक्ति विशेष सर्वोच्च नहीं होता है, समस्त जनता जो है वो यहाँ सर्वोच्च होती है। और लोक प्रभुता को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र में 2-3 प्रावधान किए गए हैं, जैसे लोकप्रिय व नियतकालिक चुनाव। चुनाव यहाँ पर नियत समय पर होते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठा सके, नेता लोग भी गलत फ़ायदा नहीं उठा सके। तो जैसे भारत की बात करें तो भारत में 5 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं ताकि कोई भी नेता अपने पद का गलत फ़ायदा नहीं उठा सके। तो जनता की संप्रभुता में विश्वास बनाए रखने के लिए एक तो यहाँ नियतकालिक चुनाव होते हैं, लोकप्रिय, जनता के द्वारा ही चुनाव किए जाते हैं। दूसरी बात इसमें होती है लोकप्रिय नियंत्रण। जब जनता अपने शासक को चुन लेती है तो शासक वर्ग पर जनता का नियंत्रण भी होता है, अर्थात यदि शासक कुछ गलत करता है तो जनता उसको गलत करने से रोक सकती है। और तीसरा इसमें होता है लोकप्रिय उत्तरदायित्व, यानी कि जो शासक वर्ग है वो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, चाहे वो सही कार्य करें चाहे गलत कार्य करें। सही कार्य करते हैं तो प्रशंसा के पात्र बनते हैं, गलत कार्य करते हैं तो आलोचना करने का अधिकार भी जनता के पास होता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का ये सबसे प्रमुख लक्षण या विशेषता मानी जाती है कि यहाँ जनप्रभुता या लोक प्रभुता में विश्वास रखा जाता है। इसका दूसरा लक्षण या विशेषता है नागरिक और राजनीतिक समानता। जहाँ कहीं पर भी लोकतंत्र होता है वहाँ नागरिकों को हर प्रकार की समानता प्रदान की जाती है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और वैसे भी समानता जो है वो लोकतंत्र का मूल आधार है और इसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि भारत में वयस्क मताधिकार को चालू किया गया है। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि हर वह व्यक्ति जिसने कि 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर लिया है वो मत देने का अधिकारी है। इसके अलावा कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण है कि यहाँ लोकतंत्र में नागरिक और राजनीतिक रूप से सभी लोगों को समानता प्राप्त होती है। अगली विशेषता है नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं। जहाँ कहीं पर भी लोकतंत्र होता है वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है और नागरिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता में उदाहरण बतौर देखें तो जैसे मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, पद को ग्रहण करने का अधिकार, शासन की आलोचना करने का अधिकार, ये सारी स्वतंत्रताएं प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होती है। और नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत जैसे विचारों की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, कहीं पर आने जाने की, सम्मेलन बनाने की, संगठन बनाने की, निवास स्थान की, व्यापार, व्यवसाय, ये सारी स्वतंत्रताएं जो कि नागरिक स्वतंत्रताएं कहलाती है, ये लोकतंत्र के अंतर्गत सभी नागरिकों को प्राप्त होती है। तो ये भी लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण है कि यहाँ नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है या देखने को मिलती है। अगली विशेषता है मानवीय विवेक में विश्वास। जहाँ कहीं पर भी लोकतंत्र होता है, अगली विशेषता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव में वृद्धि। जहाँ कहीं पर भी लोकतंत्र होता है वहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसके गौरव में वृद्धि करने के लिए समस्त प्रयास किए जाते हैं और इसी के लिए व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि करने के लिए ही समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इत्यादि प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के आत्मविश्वास, आत्मगौरव इत्यादि में वृद्धि करने के लिए व्यक्ति में सजीवता, सक्रियता,
पहल की प्रवृत्ति इत्यादि का विकास करना भी लोकतंत्र की मूल मान्यता मानी जाती है या लोकतंत्र का लक्ष्य माना जाता है। तो लोकतंत्र जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है, उसके गौरव में वृद्धि करता है। फिर है मानवीय विवेक में विश्वास। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने के लिए लोकतंत्र में विचारों का आदान प्रदान देखने को मिलता है और हर हाल में मनुष्य के विवेक में आस्था रखी जाती है ताकि निर्णय लेते समय मनुष्य को महत्व दिया जा सके, नागरिकों को महत्व दिया जा सके। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो मानवीय विवेक में विश्वास रखता है। अगली विशेषता है बहुमत का शासन। चुनाव में जो बहुमत प्राप्त करते हैं उन्हीं की सरकार बनाई जाती है। बहुमत का मतलब होता है जिसको अधिक मत मिले हुए हों, अल्पमत का मतलब होता है जिसको कम मत मिले हों। तो लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ बहुमत का शासन होता है, यानी अधिकांश लोगों ने जिसे चुना होता है उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अगला लक्षण है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि यदि कोई भी शासन का अंग हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो, गलत करे तो न्यायपालिका उसको गलत करने से रोक सके। और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के ये जो 3 अंग हैं इनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है ताकि कोई भी अंग निरंकुश व्यवहार ना कर सके। फिर है संविधानवाद। संविधानवाद से तात्पर्य होता है सीमित शक्तियों वाला शासन, या हम कह सकते हैं ऐसी सरकार जो संविधान के अनुसार कार्य करे उसे हम संविधानवाद कहते हैं। तो भारत में शासन व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। यहाँ शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित की जाती है जो लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण मानी जाती है। फिर है कानूनों की सर्वोपरिता। जहाँ कहीं लोकतंत्र होता है वहाँ एक व्यक्ति विशेष सर्वोपरि नहीं होता, अपितु कानून सर्वोपरि होते हैं और सभी व्यक्ति कानूनों के अधीन होते हैं। उनको कानूनों की पालना करना अनिवार्य होता है ताकि कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सके और जनता के साथ अन्याय नहीं हो सके। फिर है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें पारदर्शिता बहुत अधिक होती है। जब भी सरकार द्वारा कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं, कोई भी योजना चलाई जाती है, वो जनता तक पहुंचाई जाती है जिससे जनता को भी सरकार के बारे में जानकारी मिलती रहती है। फिर है शांतिपूर्ण तरीकों से परिवर्तन। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि यहाँ जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो वो चुनावों के द्वारा होता है और शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास रखा जाता है। बिना किसी लड़ाई झगड़े के, क्रांति के, खून खराबे के यहाँ शांतिपूर्ण तरीकों से सत्ता परिवर्तित कर दी जाती है। तो जिस किसी शासन व्यवस्था में उपरोक्त सभी लक्षण या विशेषताएं पाई जाएं उन्हें हम लोकतंत्र का दर्जा देते हैं, यानी कि यही सब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं मानी जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको आज का सारा समझ में आ गया होगा। लोकतंत्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके गुण हैं, दोष हैं, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।